हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज खान एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल करीम क्लासेस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 12th की विस्तास बुक का थर्ड चैप्टर, जिसका नाम है जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, यानी पृथ्वी के अंत तक की यात्रा, यानी पृथ्वी के क्षोर तक की यात्रा। दोस्तों, वैसे ये चैप्टर ज्योग्राफी से रिलेटेड है, लेकिन इंग्लिश की किताब में दे दिया है, बहरहाल हमें इसे पढ़ना है। तो इस चैप्टर से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, और इस चैप्टर से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। और दोस्तों, मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, अगर एग्जाम में इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो आज के इस छोटी सी वीडियो के बेस पर आप उनके आंसर कर पाएंगे। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को और समझते हैं इस चैप्टर की समरी क्या है और वो कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपको याद करने ही करने हैं। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, हमारे चैप्टर का नाम है जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। अब क्या कुछ बताया गया इस चैप्टर में वो देख लेते हैं। दिस चैप्टर इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ एन एसे बाय तिशानी दोषी, यानी एक तरीके से निबंध के रूप में इस चैप्टर को लिखा गया है, और इस चैप्टर को लिखने वाली हैं तिशानी दोषी। ठीक है। द राइटर हैज डिस्क्राइब्ड हर जर्नी टू एंटार्क्टिका। तो इसमें जो हमारी लेखिका हैं तिशानी दोषी, उन्होंने अपनी एंटार्क्टिका की यात्रा का वर्णन किया इसके अंदर। ठीक है। She has also highlighted the need of preserving the environment, और साथ ही साथ उन्होंने एक तरीके से एनवायरनमेंट को संरक्षित करने पर भी जोर दिया, यूं कह सकते हैं आप। ठीक है। जियोलॉजिकल फिनोमेनन हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड अबाउट अर्थ्स पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। लेखिका बताती हैं, यानी तिशानी दोषी बताती हैं कि जो भूगर्भिक जितनी भी घटनाएं हैं, ये घटनाएं हमें पृथ्वी के वर्तमान, अतीत और फ्यूचर यानी भविष्य को समझने में हमारी मदद करती हैं। The writer was working on a program called Student on Ice, which aimed at studying Antarctica in order to understand such geological phenomena. अब इस चैप्टर में जैसा कि हमारी लेखिका ने हमें बताया है कि वो एक प्रोग्राम के तहत जो है वो एंटार्क्टिका गई थी, और उस प्रोग्राम का नाम था स्टूडेंट्स ऑन आइस। और इस प्रोग्राम का जो मेन उद्देश्य था, मेन पर्पस क्या था वो मेन पर्पस ये था कि जो भूगर्भिक हलचलें हैं, भूगर्भिक जो घटनाएं हैं, उनको समझना, उन पर गौर फिक्र करना इस प्रोग्राम का मेन एम था, उद्देश्य था। इट वॉज अ ग्रेट एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी फॉर द हाई स्कूल स्टूडेंट्स, और एक तरीके से एक बहुत बड़ी शैक्षिक अपॉर्चुनिटी थी, अवसर था हाई स्कूल स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है। इट वॉज हीडेड बाय अ कैनेडियन जॉफ ग्रीन, और इसका जो संचालन कर रहे थे, जो इसे ऑर्गेनाइज कर रहे थे इस प्रोग्राम को, वो थे कनाडा के थे, जिनका नाम था जॉफ ग्रीन। ठीक है। अब आगे देख लेते हैं जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं, उन बातों को मैंने इस चैप्टर में बहुत ही आसान भाषा में इस वीडियो में समझाने की कोशिश की है। तो जो इस स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम को जो ऑर्गेनाइज कर रहे थे, जो इसका संचालन कर रहे थे, उनका नाम था जॉफ ग्रीन। ठीक है। अब आगे बताते हैं। द मेन एम ऑफ द प्रोग्राम वॉज टू फोस्टर न्यू अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्पेक्ट फॉर प्लेनेट अर्थ अमंग द स्टूडेंट्स। और इस प्रोग्राम का मेन मकसद, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसका जो मेन मकसद था वो यही था कि पृथ्वी के बारे में, जो पृथ्वी ग्रह है, इसके बारे में स्टूडेंट्स के बीच में एक समझ को विकसित करना। ठीक है। और एक सम्मान को बढ़ावा देना, यही इस प्रोग्राम का मेन पर्पस था, मेन एम था। हो सकता है एग्जाम में पूछा जाए, तो आप इस तरीके से सिंपली अपना जो आंसर वो कर सकते हैं। ठीक है। तिशानी दोषी स्टार्टेड हर जर्नी इन अ रशियन रिसर्च शिप द एकेडमिक सोकाल्स्की। अब जो तिशानी दोषी थी, जो वो अपनी ट्रिप पे गई थी, इस जर्नी पर गई थी, तो वो एक रूस के जो शोध जहाज था रूस का, जिसका नाम था एकेडमिक सोकाल्स्की, वो उसमें उसकी सहायता से वो वहाँ गई। शी हैड टू क्रॉस 9 टाइम जोन्स, 3 वाटर बॉडीज एंड 3 इकोस्फीयर्स टू रीच एंटार्क्टिका। तो यानी इस तरीके से उन्होंने 9 टाइम जोन्स हैं और 3 वाटर बॉडीज़ हैं, 3 इकोस्फीयर, इनको क्रॉस करते हुए वो जो है एंटार्क्टिका पहुंची। सी ट्रेवल्ड ओवर 100 आवर्स, और इस पूरी प्रोसेस में उन्हें लगभग 100 घंटे उन्हें अपनी इस यात्रा के दौरान लगे। व्हेन सी रीच देयर, और जब वो वहाँ पर पहुंची, सी वंडर्ड एट इट्स इमेंसिटी एंड आइसोलेशन। तो वहाँ का नज़ारा देखकर वो काफ़ी आश्चर्यचकित हुई, यानी एक तरीके से बहुत काफ़ी विशाल था जो जहाँ पर वो गई एंटार्क्टिका में, तो काफ़ी विशाल, अपनी विशालता के लिए और एक तरीके से एकाकीपन के लिए, उस एकाकीपन को देखकर वो काफ़ी आश्चर्यचकित होती हैं तिशानी दोषी, जो हमारी लेखिका है। The writer tells us that 650 million years ago there was a giant continent Gondwana and things were quite different then. अब जो राइटर हैं वो बताते हैं कि लगभग 650 मिलियन सालों पहले ये जो एक बहुत बड़ी, एंटार्क्टिका वगैरह कुछ भी नहीं होता था, एक बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट था जिसका नाम था गोंडवाना, और उस वक्त वहाँ पर सभी चीज़ें जो आज हैं ऐसी नहीं थी, एकदम अलग थी, डिफरेंट थी। द क्लाइमेट वॉज मच वार्मर, और उस वक्त का जो क्लाइमेट था, जलवायु थी, वो भी बहुत गर्म थी। मैनी स्पीसीज ऑफ फ्लोरा एंड फौना वर प्रेजेंट देयर, और बहुत सारी वनस्पति और जीव जंतु वहाँ पर उस वक्त रहा करते थे। ठीक है।
अबाउट 50 मिलियन ईयर एगो, और लगभग 50 मिलियन साल पहले क्या होता है, देखते हैं। ड्यू टू सम जियोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस, कुछ भूगर्भिक डिस्टर्बेंस व्यवधान के कारण द ह्यूज लैंडमास वाज फोर्स्ड टू सेपरेट इनटू वेरियस कॉन्टिनेंट्स। अब ये जो बड़ा लैंडमास था, जो गोंडवाना था, वो अलग अलग छोटे छोटे महाद्वीपों में सेपरेट हो जाता है, अलग हो जाता है, ठीक है, कुछ भूगर्भिक हलचलों के कारण। Thus, अंटार्कटिका इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो अंटार्कटिका है वो भी एक मानव इतिहास का एक हिस्सा है। इट इज अ प्लेस वेयर 90% ऑफ आइस ऑफ द अर्थ इज स्टोर्ड, और ये एक ऐसी जगह है जहां पूरी पृथ्वी की 90% बर्फ जो है एक तरीके से स्टोर करके रखी हुई है। Here we can study ओजोन एंड कार्बन, यहां पर हम ओजोन का, कार्बन का अध्ययन कर सकते हैं। इवोल्यूशन, विकास का, एक्सटिंक्शन, विलुप्त यानी मानव जाति की विलुप्ति का, विकास का, कार्बन, ओजोन, ये जितनी भी जो अध्ययन है, जैसे एक तरीके से ज्योग्राफी से रिलेटेड टॉपिक है, तो इन सभी चीज़ों का हम यहाँ पर अध्ययन कर सकते हैं। देयर आर नो डेज एंड नाइट्स इन अंटार्कटिका। अंटार्कटिका पर ना रातें होती हैं ना दिन होते हैं, यहाँ पर 6 महीने के दिन 6 महीने की रातें होती है ना, ऐसे नहीं, अपनी तरीके से नहीं होता। अब जो हमारी लेखिका है वो साउथ इंडियन है, तो वो क्या करते हैं, वो सूर्य को नमस्कार करते हैं सुबह। तो इस चैप्टर में बताया भी गया है कि वो कहते हैं मुझे काफ़ी, यानी मेरा जैसा आदमी जो है, मेरे जैसे लोग यहाँ पर रहने में थोड़ा सा क्या ना से ठीक महसूस नहीं कर पाते, क्योंकि वो सुबह सुबह उठ के उनको सूर्य नमस्कार करना होता, तो यहाँ पर सूर्य नमस्कार करने वाली परंपरा आप नहीं चला सकते, क्योंकि यहाँ पर 6 महीने के दिन 6 महीने की रातें होती है ना। तो ऐसा कुछ इस चैप्टर में भी बताया गया, लेकिन फिलहाल आपको इतना ही देखना है। देयर आर नो डेज एंड नाइट्स इन अंटार्कटिका, यानी यहाँ पर दिन रात नहीं होते, बस 6 महीने के दिन 6 महीने की रातें होती है, लंबे पीरियड होते हैं। ड्यू टू एनवायरमेंटल पोल्यूशन एंड राइज इन ग्लोबल टेम्परेचर, और पर्यावरणीय प्रदूषण और टेम्परेचर में बढ़ोतरी के कारण देयर आर लॉट्स ऑफ चेंजेस इन क्लाइमेटिक कंडीशन विच कैन बी स्टडीड इन अंटार्कटिका। तो बहुत सारे चेंज यहाँ पर जो है, जलवायु में काफ़ी परिवर्तन हुए हैं, ठीक है, और इनका अध्ययन जो है अंटार्कटिका में आकर आप यहाँ पर कर सकते हैं। अब थोड़ा सा और बताया गया इस चैप्टर में। हाँ, वंस ऑफ द एक्सपीरियंसेस शेयर बाय द राइटर इज वॉकिंग ऑन द ओशन। एक एक्सपीरियंस जो है राइटर वो शेयर करती हैं कि जब वो ओशन पर चल रही थी, वंस हर शिप गॉट स्टक इन टू अ थिक स्ट्रेच ऑफ आइस। तो उनका जो जहाज था वो एक बर्फ की मोटी परत पर क्या स्टक हो गया, फंस गया वहां पर। द कैप्टन डिसाइडेड टू टर्न अराउंड। अब जो कैप्टन थे उनके, उन्होंने डिसाइड किया कि यहाँ से हमें वापस लौट जाना चाहिए, लेकिन उससे पहले बिफोर दैट ऑल द 52 पैसेंजर्स वर आस्क्ड टू वॉक ऑन द फ्रोजन ओशन। लेकिन उससे पहले जो जितने भी पैसेंजर हमारे साथ थे उस जहाज़ के अंदर, हम 52 पैसेंजर थे, मेंबर थे उस दल के, तो हम सभी ने जो क्या है 52 पैसेंजर वर आस्क्ड टू वॉक ऑन द फ्रोजन ओशन, उस जमे हुए यानी बर्फ पर सबको चलने का मौका दिया गया, सभी वहाँ पर रुके। द राइटर वॉज वंडर स्ट्रक एट द ब्यूटी ऑफ अंटार्कटिका। तो राइटर जो थी, लेखिका जो थी, वो वहाँ पर उसकी ब्यूटी देखकर अंटार्कटिका, क्योंकि चारों तरफ सफ़ेद ही सफ़ेद बर्फ ही बर्फ नजर आ रही थी, खूबसूरत नज़ारा था, एकदम एक तरीके से आइसोलेशन, एकाकीपन था वहाँ पर, ठीक है। तो इस चीज़ को देखकर जो राइटर जो थी, जो तिसानी जोशी थी, वो काफ़ी जो है आश्चर्यचकित होती है, ऐसा कुछ इस चैप्टर के अंदर बताया गया है, ठीक है। तो ये था सिंपली जो इंपॉर्टेंट बातें थी उन बातों को मैंने इस चैप्टर में, इस वीडियो में इंक्लूड कर लिया है। इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है एग्जाम में। अब इस चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है और कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं और उनका आंसर आपको किस तरीके से करना है। तो हमारा पहला क्वेश्चन, जैसे कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, हाउ डू जियोलॉजिकल फिनोमिना हेल्प्स अस टू नो अबाउट द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। यानी जो भूगर्भिक जो हलचलें हैं, जो घटनाएं हैं, वो किस तरीके से मानव इतिहास को जानने में हमारी मदद कर सकती हैं। तो इसका आंसर आप इस तरीके से करेंगे, जियोलॉजिकल फिनोमिना हेल्प अस to understand where we have come from and where we could be possibly heading towards। यानी हम कहाँ से आए हैं, हम कहाँ जा रहे हैं। It also helps us to understand the significance of mountains and plateau regions। और एक तरीके से पहाड़ों, पठारी रीजन, उन क्षेत्रों के बारे में, उनके महत्व के बारे में समझने भी ये चीज़ हमारी मदद कर सकती हैं। इम्पैक्ट ऑफ ओजोन एंड कार्बन, कार्बन के और ओजोन के जो प्रभाव हैं उनके बारे में जानने के लिए हमारी मदद कर सकती हैं। एंड गिव्स आइडिया अबाउट इवोल्यूशन एंड एक्सटिंक्शन ऑफ ह्यूमन बींग्स। और मानव जाति की विलुप्त होने की या मानव जाति की विकास की जो प्रमाण है उनके बारे में जानने के लिए भी ये चीज़ें जो हैं, ये घटनाएं जो है हमारी मदद कर सकती हैं। तो सिंपली इस तरीके से आप अपना आंसर कर सकते हैं। अब देखते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन है, अंटार्कटिका इज द प्लेस टू अंडरस्टैंड द अर्थ प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर। राइटर जो है वो, हमारी लेखिका जो है वो कहती हैं कि अंटार्कटिका एक ऐसी जगह है जिससे अगर आपको पृथ्वी के वर्तमान को, अतीत को और फ्यूचर को समझना है तो आपको अंटार्कटिका जाना चाहिए, ये बात कहती है। तो इस बात को एक्सप्लेन करना है, तो किस तरीके से आप एक्सप्लेन करेंगे। अंटार्कटिका इज द ओनली प्लेस ऑन अर्थ दैट हैज नॉट सपोर्टेड ह्यूमन पॉपुलेशन। यानी अंटार्कटिका एकमात्र ऐसी जगह है जहां पर अभी मानव जाति नहीं है, ठीक है ना। हैज नॉट सपोर्टेड ह्यूमन पॉपुलेशन, जो ह्यूमन पॉपुलेशन को सपोर्ट नहीं करती है। सो इट रिमेन्स ऑलमोस्ट एज पुअर एज इट यूज्ड टू बी मिलियन ऑफ ईयर्स एगो। इसलिए ये आज भी उतनी ही प्योर है जितनी कि मिलियंस ईयर्स पहले ये थी, क्योंकि इसे अभी किसी तरीके से यहाँ पर कोई पोल्यूशन नहीं है, इसे पोल्यूटेड नहीं किया गया है,
ठीक है, तो एकदम एक तरीके से पूरी तरीके से प्योर है। द वर्ल्ड्स जियोलॉजिकल हिस्ट्री इज ट्रैप्ड इन अंटार्कटिका, और विश्व का जो भूगर्भिक इतिहास है वो अंटार्कटिका में दबा हुआ है। अबाउट 90% ऑफ द अर्थ टोटल आइस इज स्टोर्ड हियर, यानी पृथ्वी की 90% जो बर्फ है वो यहाँ पर स्टोर करके रखी हुई है। देयर आर नो ट्रीज, यहाँ पर कोई पेड़ नहीं है, बिल्डिंग नहीं है, ह्यूमन मार्कस मानवीय कोई भी चिन्ह नहीं है, कोई भी प्रतीक नहीं है। बिसाइड्स 500,000 ईयर ओल्ड कार्बन रिकॉर्ड्स लाइक ट्रैप्ड इन इट्स लेयर ऑफ आइस, बस यहाँ की जो बर्फ की तहों में यानी लगभग 50 मिलियन सालों पुराना कार्बन का जो रिकॉर्ड है वो यहाँ पर अभी दबा हुआ है। सो इफ वी वांट टू स्टडी द अर्थ पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, इसलिए अगर आप पृथ्वी के प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर का अध्ययन करना चाहते हैं, अंटार्कटिका इज द राइट प्लेस टू गो। तो अंटार्कटिका सही जगह है वहाँ जाने के लिए, मतलब जाने के लिए आप अंटार्कटिका जाकर ही पृथ्वी के वर्तमान, भविष्य और अतीत के बारे में जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन हमारा ये रहा, गिव अ शॉर्ट अकाउंट ऑफ द नरेटर्स जर्नी टू अंटार्कटिका, यानी जो तिशानी दोषी जो अंटार्कटिका की यात्रा पे जाती है तो उसके बारे में थोड़ा सा बताना है, कहाँ से उन्होंने यात्रा शुरू की थी और कैसे उन्होंने वो यात्रा पूरी की। तो नरेटर स्टार्टेड हर जर्नी 13.09 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर इन मद्रास, यानी उन्होंने अपनी जो यात्रा है वो मद्रास में 13.9 डिग्री यानी विषुवत रेखा के उत्तर में, वहाँ से इस तरीके से उन्होंने शुरू की है। विच इन्वॉल्व क्रॉसिंग 9 टाइम जोन्स, और इस पूरी प्रक्रिया में उन्होंने 9 टाइम जोन, 6 चेक पॉइंट्स, 3 बॉडीज ऑफ वाटर एंड एज मैनी इकोस्फीयर्स, ये जो है उन्होंने क्रॉस किए हैं। सी ट्रेवल्ड ओवर 100 आवर्स, और उसने लगभग इस पूरी प्रोसेस में उन्होंने 100 घंटों की यात्रा की थी। ठीक है, तो इस तरीके से सिंपली आपको अपना आंसर करना, ज़्यादा डीपली आपको इसके अंदर जाने की जरूरत नहीं है, बस ये क्वेश्चन याद कर लो। अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो सिंपली आपको इसी तरीके से इसे लिखना होगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाउ डिड द राइटर फील ऑन रीचिंग द एंटार्कटिका, यानी अंटार्कटिका पहुंचने के बाद राइटर जो है वो कैसा महसूस करती है। तो सिंपली इसका आंसर आप इस तरीके से लिखेंगे, द राइटर वाज फिल्ड विद वंडर एट एंटार्कटिकाज व्हाइट लैंड, यानी वहां पर अंटार्कटिका की सफेद धरती पर, क्योंकि चारों तरफ बर्फ जमी हुई थी, तो उसे देखकर वो काफी आश्चर्यचकित होती है। अनइंटरप्टेड ब्लू हॉरिजन एंड आइसोलेशन, एक तरीके से पूरा एकाकीपन वहां पर छाया हुआ है, सुनसान है सब कुछ, किसी तरह का पोल्यूशन वहां पर नहीं है ना, तो उसे देखकर वो काफी आश्चर्यचकित होती है। सी वंडर्ड दैट इंडिया एंड एंटार्कटिका वर पार्ट ऑफ गोंडवाना, और वो काफी आश्चर्यचकित होती है ये बात जानकर कि कभी किसी जमाने में इंडिया और अंटार्कटिका जो है वो गोंडवाना के ही पार्ट हुआ करते थे। हालांकि अभी अलग अलग हो गए और दोनों का जो क्लाइमेट है एक तरीके से पूरी तरीके से अलग अलग है, भिन्न है। तो इस बात को सोचकर, इस बात को जानकर वो काफी आश्चर्यचकित होती है। अगला हमारा क्वेश्चन है वो ये रहा, What thing surprised the author most about Antarctica, यानी कौन सी चीज़ें जो सबसे ज़्यादा सरप्राइज करती है ऑथर को, हमारी जो लेखिका है उन्हें सबसे ज़्यादा सरप्राइज कौन सी चीज़ करती है अंटार्कटिका के बारे में। तो वो ये है, इंडिया एंड अंटार्कटिका वर वंस द पार्ट ऑफ सेम लैंड मास, यानी इंडिया और अंटार्कटिका किसी ज़माने में गोंडवाना के एक हिस्से हुआ करते थे। दिस फैक्ट सरप्राइज्ड हर मोस्ट अबाउट द अंटार्कटिका, और यही बात उसे सबसे ज़्यादा सरप्राइज करती है, क्योंकि बिकॉज द क्लाइमेट ऑफ दीज टू प्लेसेज इज डिफरेंट, क्योंकि यहाँ की जो जलवायु है इन दोनों जगहों की एकदम एक तरीके से पूरी तरीके से दोनों जो है वो भिन्न है, अलग अलग है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज द एम ऑफ स्टूडेंट एंड आइस प्रोग्राम। अब इस चैप्टर में जैसे कि हमने एक प्रोग्राम का जिक्र किया है जिसके तहत जो हमारी लेखिका है वो अंटार्कटिका गई थी, अंटार्कटिका की जर्नी पर गई थी। तो इस प्रोग्राम का उद्देश्य क्या है, एम क्या है वो देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो दिस प्रोग्राम इज हेडेड बाय कैनेडियन जियोफ ग्रीन, तो ये प्रोग्राम जो था वो इसका संचालन कौन कर रहे थे, कैनेडियन थे, उनका नाम था जियोफ ग्रीन। ठीक है, द एम ऑफ दिस प्रोग्राम इज टू प्रोवाइड द स्टूडेंट्स विद इंस्पायरिंग एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज विच हेल्प देम फोस्टर ए न्यू अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्पेक्ट फॉर आवर प्लेनेट। और इस जो प्रोग्राम का मेन उद्देश्य यही था कि बच्चों को एक तरीके से शैक्षिक अवसर उपलब्ध करवाया जाए, जिससे पृथ्वी के बारे में, यानी हमारा जो ग्रह है उस ग्रह के बारे में, हमारी पृथ्वी के बारे में उनकी समझ को बढ़ावा मिले, उनकी एक समझ विकसित हो उनके अंदर, और एक सम्मान के प्रति जो है वो बढ़ावा मिले उन्हें, एक हमारी पृथ्वी के प्रति सम्मान का जो सम्मान करने का जो एक तरह से वो मोटिवेट सम्मान करने को, और पृथ्वी के महत्व को समझें। ठीक है, तो इस तरीके से ये ओवरऑल जो मेन पर्पस था उस प्रोग्राम का। ठीक है, अब देखते हैं अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 7, वो ये रहा, व्हाट वर द क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ गोंडवाना, यानी गोंडवाना की क्लाइमेटिक जलवायु जो स्थिति कैसी थी वहाँ पर। तो सिंपली आप इसका आंसर इस तरीके से करेंगे, द क्लाइमेट ऑफ गोंडवाना वॉज वार्म इनफ, यानी वहाँ की जो जलवायु थी काफ़ी गर्म है। दिस क्लाइमेट होस्टेड अ ह्यूज वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना, और वहाँ पर विभिन्न प्रकार की फ्लोरा फौना यानी जीव जंतु और वनस्पति, अलग अलग प्रकार की जीव जंतु और वनस्पति वहाँ पर पाई जाती थी।
देयर एग्जिस्टेड मैमल्स बट नो एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन बींग्स, यानी वहाँ पर मानव प्राणी बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन मैमल्स यानी स्तनधारियों का वहाँ पर अस्तित्व था। ठीक है, तो इस तरीके से सिंपली आप अपना आंसर करेंगे। अब देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन, वो हमारा ये है, राइट अबाउट फाइटोप्लैंक्टन। अब चैप्टर में एक वर्ड जिक्र किया गया, वर्ड का जिक्र किया गया फाइटोप्लैंक्टन। अब ये क्या होते हैं? ये दोस्तों छोटे छोटे सूक्ष्मदर्शी जो है सूक्ष्म पौधे होते हैं जो एक तरीके से ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन को अवशोषित करते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में इस वर्ड का जिक्र किया गया, तो मैंने सोचा इस वर्ड को भी डिस्क्राइब कर दिया, हो सकता है एग्जाम में पूछा जाए। तो सिंपली अगर ऐसा पूछा जाए आपसे एग्जाम में कि आप फाइटोप्लैंक्टन क्या होता है, तो इसके बारे में आप सिंपली इस तरीके से लिख सकते हैं, फाइटोप्लैंक्टन आर माइक्रोस्कोपिक प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म दैट लिव इन एक्वेटिक एनवायरमेंट सच एज ओशन, सीज एंड फ्रेश वाटर बॉडीज। यानी एक तरीके से छोटी छोटी ये समुद्री घास होती है, आप ऐसा कह सकते हैं, फाइटोप्लैंक्टन जो, ठीक है, पौधे जैसे होते हैं, और ये जल समुद्रों में या फ्रेश बॉडी वाटर्स में इसमें पाए जाते हैं। दे प्ले अ क्रूशियल रोल इन द इकोसिस्टम एज प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, और एक तरीके से इकोसिस्टम में अपना एक बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं ये। दे आर एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग द अर्थ ऑक्सीजन लेवल एंड सपोर्टिंग मरीन लाइफ, और एक तरीके से ये जरूरी भी है, पृथ्वी के ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन करने में इनका बहुत महत्व है, और एक तरीके से जलीय जीवन को भी ये सहारा प्रदान करते हैं। ठीक है, तो छोटे छोटे पौधे होते हैं, समुद्री घास आप इन्हें कह सकते हैं। ठीक है, तो इतना कुछ आपको पता होना चाहिए। तो ये थे 8 क्वेश्चन इस चैप्टर से रिलेटेड, और इस चैप्टर की समरी यानी जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैंने आज की इस वीडियो में आपको समझाने का प्रयास किया है। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। और दोस्तों मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूंगा, अगर एग्जाम में इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है ना, तो ईजिली आज के इस वीडियो के बेस पर आप उनका आंसर कर पाएंगे। ठीक है, so this is all about the video. I hope you like this video, and if you did, please give it a like and share with your friends and siblings who are especially in 12th class. Once again, thank you so much for watching this video till the very end. See you soon in next video. Till then, take care of yourself. Keep watching, keep growing, keep learning, keep smiling. Once again, thank you. Have a nice day.